ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट मंगलवार, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, 2 दिनों की फेड की बैठक की आज से शुरुआत। ये सब मैं अपफ्रंट मेंशन कर चुका हूं। वो चाइना के प्रेसिडेंट साहब रशिया में स्टेट विजिट पे आज भी हैं और जापान के पीएम किशिडा भारत में कल पीएम मोदी से हैदराबाद हाउस में मिले थे। वो बड़ा अच्छा था। वो गोलगप्पे खाते हुए विजुअल दिखाइए ना। ये बड़ा बहुत ये स्मार्ट डिप्लोमेसी, बड़ी स्मार्ट है, मजेदार है। वहाँ वो खूब एंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे। खैर कुछ एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट होने हैं आज। अच्छा, इन्होंने बहुत इंडिया को लेकर बड़े अच्छा साउंड कर रहे थे, काफी एग्रेसिवली केपेक्स के स्पेंड्स करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। अच्छे फीलर आ रहे थे उनकी तरफ से। पीएम बदले, मूड मॉल जापान के रिलेशन का शायद लग रहा है वैसे ही है। गेल 4 रुपए का एक्स डिविडेंड होना है और बाकी नालको 2.5 रुपए का। ये इंपॉर्टेंट दो है, बाकी छोड़ रहा हूं, स्क्रीन पर आते रहेंगे। एसबीआई कार्ड्स हिंदुस्तान जिंक के साथ उसकी भी बोर्ड मीट है आज इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। यूरोजोन का कंस्ट्रक्शन आउटपुट, यूके के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स तो टाटा मोटर्स रडार पे, कनाडा का सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर, यूएस की एग्जिस्टिंग होम सेल्स और रेड बुक मतलब लार्ज मर्चेंडाइज स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। जापान का बाजार निक्केई आज बंद है वर्नल इक्विनॉक्स के चलते। बेसिकली ठंड खत्म, स्प्रिंग्स की शुरुआत, वो ट्रांजिशन को सेलिब्रेट करते हैं वहां पर। और शायद आज नवरोज भी है, पारसी न्यू ईयर भी है। छुट्टी नहीं देते, पारसी न्यू ईयर देनी चाहिए इंक्लूजन में पक्ष में हूं। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे खाना बहुत अच्छा होता है वहां पे। आज 8th राउंड ऑफ इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स होने, 8वां राउंड होना है आज। वैसे दिल्ली में स्टेट बजट प्रेजेंट होना था, अब नहीं हो रहा है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं दिल्ली को सेंटर से कुछ अप्रूवल नहीं आए, बजट ही पेश नहीं होने वाला आज दिल्ली का। बड़ा मुश्किल है दिल्ली में। 2023 Hyundai वर्ना आज डेब्यू करने जा रही है। खैर इसके कई सारे टीजर्स जो हैं ये कंपनी ने ऑलरेडी रिलीज कर रखे हैं, वो टीजर्स आपकी स्क्रीन्स पे। मार्च 21 यानी आज का दिन बिजिएस्ट डे होता है यूएन के कैलेंडर में। आज है वर्ल्ड पोएट्री डे। बेसिकली ह्यूमैनिटी का सबसे ट्रेजर्ड कल्चरल और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन जो होता है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वीरू तो यहां है नहीं, तो सम्मान के तौर पे ये आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये लीजिए, वीरू की फोटो भी आ गई। ले फोटो दिखाइए यार। कहाँ है फोटो? वीरू आपको वर्ल्ड पोएट्री डे की वीरू संजीव कुमार लग रहा है और एक हाथ भी नहीं दिख रहा। अल्टीमेट फोटो निकाली है। चलो कम से कम एक हाथ तो दिखाई दे रहा है। कम से कम एक हाथ तो है। रक्षा आज एक बढ़िया सा शेयर रेडी रखिएगा यार, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। ये प्रोड्यूसर ने बदमाशी की। संजीव कुमार 8:55 में जब जुड़ोगे ना एक शेयर रेडी रखना। आज सेलिब्रेट करना चाहिए वर्ल्ड पोएट्री डे को। आज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वगैरह भी है। आज एक और चीज इंटरेस्टिंग है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज मैं अरेस्ट होने वाला हूं। एक हश मनी पेमेंट का मामला था, सर्च मत करिएगा, पता नहीं मेरे पास सेव सर्च ऑन नहीं था वो। तो हश मनी पेमेंट का मामला है। उनका कहना था कि आज अरेस्ट होने वाला हूं यूएस। आज हो सकते हैं सही में। तो भाई देखिए वहां पे आह्वान भी कर दिया कि मैं अरेस्ट हूं तो तुम लोग विरोध प्रदर्शन करना। तो आज शाम को देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। अच्छा, क्विकली कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रेटजीज कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब ने भेजी है, लाइए स्क्रीन पे। नेचुरल गैस में बिकवाली का कॉल 196 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल में खरीदारी करने का मन, 5400 का स्टॉप लॉस लगाइए। जाता था एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे निशान 1/3% में उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखाता हुआ। और एक और बढ़िया से वीडियो के साथ शो में आपको छोड़े जाता हूं। वो जो नाटू ने ग्लोबली हल्ला मचा दिया है, यूएस में कार ओनर्स ने उस सॉन्ग को कैसे सेलिब्रेट किया था, उस वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूं। बाय बाय। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मूड हल्का बहुत बेहतर,
बेहतर यानी शायद हमने बहुत कुछ डाइजेस्ट कर रखा था, इसीलिए एक रिलीफ सॉर्ट्स ऑफ प्ले आउट हुई यूएस में। पहले कल का ट्रेडिंग सेशन यूएस में हरे निशान वाला था। नैस्डैक कोई 1/3% चढ़ा तो उसके सामने कोई डाउ 1.25% उछल गया, पर फिर भी कल सेशन बेहतर था। 380 पॉइंट चला। हम डाइजेस्ट करके गए थे हल्की सी सुस्ती, नरमी। उसके सामने आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो इक्विटीज का थोड़ा सा जो बेहतर रुझान है वो एशिया पे थोड़ा सा हरियाली दिखा रहा है, और SGX भी इंडिकेट कर रहा है सिंगापुर से कि हमारे भारतीय बाजार हल्के हरे निशान में शुरुआत करेंगे। ऐसे में जरा पिच दिखाइए, जूम इन करिए उस कैमरे को। आज कौन सी वाली पिच है? एक मिनट, स्टेडियम थोड़ा दूर है, हम ट्रैवल करके जा रहे हैं। ये देखिए पिच रिपोर्ट। आज तो सख्त वाला मामला है। सारी दिक्कतें खत्म है कि छुप गई हैं? छुप गई, खत्म नहीं हुई। हाँ। लेकिन कल थक गए ना लोग, कितनी बुरी बुरी खबरें सुनेंगे। सब ठीक है, जो सुन लिया सब, अब कुछ नया तो कल आया नहीं। ये बात सही, कल कुछ नई बात नहीं आई है। वही पुरानी बातों की जलेबी बन रही थी कि जैसे बॉन्ड होल्डरों ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा, जैसे अपने यस बैंक वालों ने कहा था मुकदमा करूंगा कि मेरा पैसा जीरो क्यों कर दिया। तो वो हुआ डेवलपमेंट। एक और बैंक जो ना फर्स्ट रिपब्लिक की हम लोग बात करते रहते थे, उसकी समस्या खत्म नहीं हो रही। कल उसमें पैसा डलने के बाद चूंकि डबल डाउनग्रेड एक हफ्ते के अंदर S&P ने दे दिया, तो फिर घुस गया वो 30-40%। तो स्टॉक का मामला है, इसमें तो बड़े लोगों का डिपॉजिट आ चुका है जो बैंक रन को बचा लेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, इस बार क्या हो रहा है ना, ये डिपॉजिट या लिक्विडिटी की समस्या है। ये एसेट क्वालिटी की समस्या नहीं है जो पहले हुई। जो तो डिफॉल्ट नहीं हो रहे हैं कि कोई बोरोवर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए बाद मामला संभल जा रहा है। जहां जहां होता है ये लोग पैसे डाला। ये इस बार सिर्फ एसेट लायबिलिटी का मिसमैनेजमेंट है, वो गड़बड़। और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार सरकार या परिस्थितियां हैं। फेड की कोई गलती नहीं। सरकार की गलती इसमें फेड की क्या गलती बताओ? किसी की गलती नहीं है। नहीं, सरकार की है। सरकार की इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आपने मैनेज किया पिछले 3 सालों में इकोनॉमी को, उसकी वजह से फेड को ये करना। हाँ, ये बात है, आपने छापा और समय पे विड्रॉ नहीं करा। हाँ, समय पे विड्रॉ नहीं करा, सरदर्द बन तो गया बेचारे फेड को करना पड़ रहा है। हाँ, ये तो ठीक है। तो अब इसमें दोष नहीं दे सकते आप फेड को, तो करेगा उसका मैंडेट इन्फ्लेशन नीचे लाना। तो कल यही सब उधेड़ बुन में लोगों ने कहा कि चलो बहुत कुछ हो गया नया, थोड़ी सी नीचे से रिकवरी आई है। लेकिन मैं सुबह में कहता ना कि मुझे इस पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि फेड से क्या कमेंट्री आई पता नहीं अभी, तो इसलिए आज को मंगलवार है आज भारत के हिसाब से, कल एक दिन और आप बर्दाश्त करिए, थर्सडे मॉर्निंग आपको पता चल जाएगा कि क्या उन्होंने किया। तो वही उसी उठा पुठक में बीच में मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आया है। एक मुझे पता नहीं, मेरी हंच ये करी कि इतने शॉर्ट्स बन चुके हैं, इतनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ग्लोबल मार्केट है कि अगर एक पॉजिटिव संकेत आ गया तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। इसलिए जो लोग भी ट्रेड लें किसी भी प्रकार के लॉन्ग शॉर्ट, वो बहुत ध्यान रखें इसका। और अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लोग करके बैठे हुए हैं, तो अगर हल्का सा पलटे तो 1000 पॉइंट की रैली बनेगी। 91.4% इंडेक्स पे शॉर्ट्स है। 91.4, कहाँ 75 बहुत ज्यादा लग रहा था, 80, आज 90 क्रॉस कर शॉर्ट है। तो इस लेवल की अगर शॉर्टिंग है तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तो सोचो कितनी बड़ी रैली बनेगी। गजब है भाई साहब, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन पिच आज की थोड़ी सी अच्छी है, लेट्स सी क्या है, लेकिन हमको लगता है सेल ऑन राइज हो जाएगा। ठीक है, वो कोई मीनिंगफुल ट्रिगर आना चाहिए इस तरह की एग्रेसिव शॉर्टिंग के लिए। खैर, शुरुआत कर रहा हूं टीम की कुछ लार्ज ट्रेड्स के साथ जो कल हुए थे। मैंने सबको ग्रीन रखा है, सिर्फ खबरें ग्रीन और रेड हैं। स्टॉक की चाल तो मार्केट पर डिपेंडेंट है आजकल, वो ऑब्जर्व करिएगा। खबर अच्छी, ग्रीन कर दिया। HDFC AMC लार्ज ट्रेड हुआ। GQG पार्टनर्स ने बेचा 24-25 लाख शेयर्स, तो बुरी बात थी। तो फिर ग्रीन क्यों? क्योंकि खरीदने वाला सामने है SBI म्यूचुअल फंड। ना सिर्फ ये 25 लाख शेयर्स अब्सॉर्ब करे, बल्कि उसके ऊपर खरीदे। कुल मिलाकर 47 लाख शेयर्स SBI MF ने HDFC AMC के खरीदे। मैं इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। कल के कमजोर बाजार में भी इस लार्ज ट्रेड के बीच में ग्रीन में ही बंद हुआ था। पर अटकलें अलग थी, हुआ अलग है, लेकिन जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है। UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लार्ज ट्रेड हुआ, जिसमें PPFAS जो म्यूचुअल फंड है उसने 11,22,000 शेयर्स खरीद लिए। जिस भाव पे खड़ा हुआ उसी भाव के आसपास कल खरीद हुई है। 637 पे कल का क्लोज था। PVR में कल लार्ज ट्रेड हुआ। बेरी क्रीक इन्वेस्टमेंट्स ने 24-25 लाख शेयर्स बेचे। SBI MF ने 14-15 लाख शेयर्स, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 6.5 लाख के आसपास और सोसाइटी जनरल ने 3.25 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे। तो म्यूचुअल फंड FII सब चेक इन करते हुए PVR में
हम लोग बार बार रह रहे कि सवाल उठाते हैं पीवीआर की आउटलुक पर इस ओटीटी के वॉर में, लेकिन कन्विक्शन है डीआईएस का, एफआईआईस का। और मैंने याद है मुझे रिपोर्ट एक बहुत एग्रेसिव आई थी पीवीआर टारगेट्स की, उसको तो मेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो सिर्फ 1500 पे बैठा हुआ है स्टॉक, पर कहा जा रहा है कंसोलिडेटेड एंटिटी का बड़ा ट्रैक्शन होने वाला है। खैर जो भी होगा होगा, इस समय वो लास्ट रेट्स के बीच में पीवीआर को मैंने ग्रीन रखा है, 3 हो गए। अच्छा, मेरे 3 जो है वही शुरू में खबर लीक कर ही दी थी कि ऑयल के सेक्टर में जो विंडफॉल गेन टैक्स में कमी की है। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने जो कच्चा तेल है ना, क्रूड, उसमें 4400 से घटा के 3500 कर दिया है। तो ये एक बड़ी राहत है ओएनजीसी, ओआईएल जैसे शेयर्स के लिए कि ड्यूटी कम हुई है। लेकिन इसमें एक कैच भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रूड भी नीचे आया है तो कितना रियलाइजेशन ये कर पाएंगे। मतलब तेल का दाम बढ़े और कोई विंडफॉल न लगे तब बम्पर प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर क्रूड भी नीचे आ रहा है तो क्या बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन ठीक है, सेंटीमेंट तौर पे बड़ा हैंगओवर था, तो थोड़ा हो सकता है इसमें। तो ओएनजीसी और ओआईएल को मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार ने अनाउंस करा, उसके बाद तो क्रूड बढ़ गया। $1-2 से क्या होगा, बेचारे किस्मत ही नहीं अच्छी कि जब कम कर रहे हैं तो वो भी गिर रहा है। तीसरा स्टॉक आईओसी है। आईओसी के लिए एक्चुअली बुरी खबर है। इन्होंने क्या किया, डीजल में 50 पैसे से बढ़ा के ₹1 लीटर कर दिया है। तो हालांकि ये सब एक्सपोर्टर है नहीं, देखिए साफ बात ये कि एक्सपोर्टर एक ही 2 कंपनी इस देश में, ये एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन चूंकि प्राइसिंग पे फ़र्क पड़ता है तो आईओसी के लिए खबर बुरी, लेकिन फिर भी हमने इसको ग्रीन में क्यों रखा है, 2 रीजन से। एक तो एटीएफ पे जो पहले से 0 चल रहा था वो कंटिन्यू है, ये एक अच्छी खबर इनके लिए। दूसरा, डिमांड बहुत ज़बरदस्त देखने को मुझे मिल रही है और ओवरऑल जो प्राइस नीचे हुआ ना क्रूड का, उसकी वजह से इनको और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा। तो मुझे लगता है कि आईओसी में भी एक मजबूती आनी चाहिए वॉल्यूम के लिहाज से। हालांकि ये वाली खबर इनके लिए नेगेटिव मान के चलिए आप। तो 3 है इसमें, 2 मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं अगर सचमुच लेना चाहे तो ओएनजीसी ओआईएल में। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है कुछ दिन पहले से लोगों को मालूम रहा हो, क्योंकि देखिए कल आईओसी ऊपर क्यों था, कल बीपीसी एचपीसी 1-2-3 दिन से काफ़ी मजबूती दिखा रहे थे, तो लोग गेस कर लेते हैं कि भैया गिर गया तो एवरेज प्राइस नीचे आएगा। तो बहरहाल 3 कमाने वाले जो सोच के बैठते हैं वो कैलकुलेशन करके बैठे होंगे सीरियसली सब वो, अरे उनके पास सीट होती है, वो एक रुपए का हिसाब रखते हैं कि इसको इतना प्रॉफिट होगा, इतना नुकसान होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक आज बोर्ड मीट है, पता था सबको ऐसा कोई नई चीज नहीं, पर आज बोर्ड मीट है तो ग्रीन रखा है मैंने। अनाउंसमेंट होगा इंटरिम डिविडेंड के लिए, 4था इंटरिम डिविडेंड आना है FY23 का, और पिछले 4 डिविडेंड्स थे 18 रुपए, 21 रुपए, 15.5 और 13 रुपए की। तो देखते हैं किस मैग्नीट्यूड का डिविडेंड आता है, उस पर स्टॉक की चाल डिपेंडेंट होगी, इसलिए 4 हिस्ट्री गिना दी मैंने। हिंदुस्तान जिंक लिया है तो वेदांता मेंशन कर दिया, भाई ये ग्रुप एंटिटी है, ग्रुप इन फोकस रहेगा। हिंदुस्तान जिंक जो डिविडेंड डोल आउट करता है उसका 65% तो ये ले जाते हैं, ये ओनर है, प्रमोटर है, 65% स्टेक इनके पास है हिंदुस्तान जिंक का। और इसी हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड और अपने खुद के बिजनेस की चलती, ये भी पिछले 4 बार का क्या डिविडेंड दे रहे हैं, 31.5, 19.5, 17.5, 12.5, पर ट्रैजेक्टरी रिड्यूस हो रही है, ध्यान रखिएगा डिविडेंड डोल आउट्स की। पर इस बार क्या हुआ है, वेदांता पीएलसी को लेकर कुछ कंसर्न्स है, तो क्या हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट में जो अच्छा कैश है और बढ़िया डिविडेंड, सरकार ऑब्जेक्ट नहीं करेगी अगर डिविडेंड डोल आउट हो, देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आते हैं। श्रेया शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सिर्फ इसीलिए पिटा हुआ स्टॉक है, इसने एक कंटेनर वेसल की डिलीवरी ले ली है, तो इसके बेड़े में एक और जहाज आता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ग्रीन मेंशन कर रहा हूं। पिटा हुआ स्टॉक था, कल के कमजोर बाजार में इन ग्रीन कामकाज कर रहा था, देखते हैं इस खबर से और तूल पकड़ता है कल का उछाल या नहीं। हो गए 6 हो गए। चौथा स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में खबर ये आ रही कि इसके जो चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल जी, उन्होंने कल ये कहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है कीमतें बढ़ाने का और कंपनी बहुत जल्द इसको बढ़ाएगी। और उन्होंने ये भी साथ में गाइडेंस दिया कि 2025-26 में 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। प्राइस बढ़ाने का रीज़न ये कि इंटरनेशनल मार्केट में देखा कि कोल की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरी हैं, लगभग आधी हो गई। उसके बाद इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे नेगोशिएशंस किए हैं अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, सैलरी बढ़ाने के लिए सब होता रहता है, तो उनकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी, तो उनका ये कहना है कि अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दाम बढ़ाएंगे। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा, करीब 16-17 हज़ार करोड़ रुपए कई सारे बिजली बनाने वाली कंपनियों का उनके ऊपर बकाया है, तो इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि तुरंत वो पैसा मेरे को दिलवाया जाए। तो चूँकि गर्मी आ रही है, जून में बड़ा पीक डिमांड होने वाली मई जून में, तो सरकार हर वो प्रयास करे जिससे कि सप्लाई बाधित ना हो,
तो वो पैसा भी इनको मिलने की संभावना है। मुझे लगता है कोल इंडिया थोड़ा ग्रीन में आप रख सकते हैं, आज मूवमेंट हो सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड और टीसीएस 2 रेड में। आईटी में मेरा अभी भरोसा नहीं बन रहा है, जिस तरह से माहौल पूरी दुनिया बना हुआ है। अमेज़ॉन देखो, उसने 9,000 फिर कटौती की है और उसने ये कहा है अमेज़ॉन ने कि ये जो 9,000 लोग निकाले जा रहे हैं, इसका असर कहाँ पड़ेगा? वेब सर्विसेज में। जो AWS उनके सर्विस है उस पर असर पड़ेगा, एडवर्टीज़मेंट वाले पे असर पड़ेगा, और इसकी वजह से तो इनके लिए जो काम करने वाली आईटी कंपनीज है उसमें दिक्कत आ सकती है। और टीसीएस देखिए कल भी 1.25% गिरा, 36 रुपये नीचे था। तो मुझे लगता है ये प्रेशर भी आईटी में कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए ये दोनों रेड में रहने चाहिए। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक से लौट के अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका अगले 4 स्टॉक्स में। 7वां स्टॉक है फिनिक्स मिल्स। इसमें मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है और उन्होंने 1700 रुपये का इसका टारगेट दिया है। अभी कितने का चल रहा है? अभी देखिए 1281 का है। और इनका मानना है कि जो मॉल का पोर्टफोलियो इनका वो बढ़ेगा, 14 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगा 2027 तक, और जो अभी 9 है, तो काफ़ी बड़ी ग्रोथ है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इनका मानना है कि तमाम 8 शहरों में डोमिनेंस के साथ ही कामकाज करेंगे। तो 1700 का टारगेट है, ठीक ठाक है। इसके बाद आई है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आईटी सेक्टर पे है। तो इसमें 3 स्टॉक्स मैंने इसमें चुना है। पहला स्टॉक है L&T टेक्नोलॉजीज़। इस पे वो अंडरवेट है, उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है और उन्होंने कहा कि मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से मीडियम टर्म में दिक्कतें रह सकती हैं। टाटा एलेक्सी में भी वो अंडरवेट है और विप्रो में भी वो अंडरवेट की रेटिंग दे के चल रहे हैं। तो आईटी वैसे ही मुझे इस समय नहीं सही लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है, तो इसलिए मॉर्गन स्टैनली का सहारा लेते हुए तीनों स्टॉक को मैंने रेड में रखा है। भाई आईटी के साथ एक बहुत बड़ी चैलेंज ये है, वैल्यूएशन अपनी जगह है, आपके अपने कस्टमर्स की हेल्थ बिगड़ रही कैसी है? बिगड़ रही है। बिगड़ रही है। अब वो कैसे ट्रांसलेट होगी फाइनेंशियल्स में और धंधे में, वो अलग कहानी, लेकिन नर्वसनेस रहनी चाहिए, लॉजिकल भी है। ल्यूपिन हरे निशान में रख रहा हूं बस इसीलिए कि इनको एक यूएस एफडीए से इनके अलायंस पार्टनर को मंजूरी मिली है एक दवा की जिसको $53 मिलियन का यूएस में कारोबार है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, इसकी एक्स डेट आनी है तो 24 फ्राइडे को आनी है। स्टॉक उछाल दिखाना ऑलरेडी शुरू कर चुका है स्मार्ट ने ट्रेडर्स, ये ध्यान रखिएगा आप। कल कमजोर बाजार में 1% ऊपर था ये स्टॉक, लेकिन बड़ा तगड़ा डिविडेंड रोल आउट होना, उसकी एक्स डेट है 21 रुपए। सिर्फ इंटरिम डिविडेंड पे ही यील्ड बैठ जाती 5-5.5% के आसपास, इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा आपको एक्यूमुलेशन दिखा रहा है उस एक्स डेट से पहले, तो ग्रीन रख दिया मैंने, सिर्फ वॉच आउट करिए आप। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को ऑर्डर मिला है 2100 करोड़ रुपए का, खबर पे ग्रीन है, अदरवाइज तो रिलायंस इसकी को प्रमोटर है, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ खबर पे ग्रीन है, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन खबर बढ़िया है इसलिए थम्स अप है। 2100 करोड़ रुपए। HOEC, ये इन्होंने क्रूड ले लिया था। अब HOEC वैसे ये जो विंडफॉल है ना उसका असर इन पे पड़ता नहीं है, लेकिन HOEC सेंटिमेंट पॉजिटिव बन जाता है, प्लस क्रूड उछल रहा था तो मैंने कहा चलो इसको ग्रीन रख दिया जाए, होपिंग कि क्रूड का बाउंस थोड़ा सा। ये होम फर्स्ट फाइनेंस कहां से आ गया? HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को ग्रीन रख रहा हूं। इसके साथ 10-10 की टीम पूरी, कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।